नाजरीन आदाब। मैं एक बार फिर उर्दू अदब यूट्यूब चैनल की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूँ। एम खुर्शीद साहब जो इस यूट्यूब चैनल के बानी हैं, ये आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं सैयद बसीरुल हसन वफ़ा नकवी आपका इस्तकबाल करता हूँ। आपने इससे कबल प्रेमचंद पर बहुत बेहतरीन गुफ्तगू समाअत की, प्रोफेसर तारिक चितारी साहब की तवस्सुल से। बेहतरीन गुफ्तगू, बेहतरीन अंदाज़े बयान कि किसी अफसाने की क्या खसूसियात हो सकती है, प्रेमचंद की क्या क्या खसूसियात थी। हमारी तशनगी रह गई थी। हमने ये चाहा कि एक मरतबा फिर सर को ज़हमत दी जाए और जो उर्दू अदब के मुमताज़ अफसाना निगार, यानी मेरी मुराद है मंटो, उनके हवाले से भी गुफ्तगू की जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मंटो ने जो अदब उर्दू अदब में पेश किया वो अपनी मिसाल आप है। मंटो की वाबस्तगी तरक्की पसंद तहरीक से रही और उसी के तहत उन्होंने अपनी निगारिशात पेश की, अपने अफसाने पेश किए। आइए एक बार फिर प्रोफेसर तारिक चितारी साहब से गुफ्तगू करते हैं, उन्हें ज़हमत गुफ्तगू देते हैं और मंटो के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। सर, मैं एक बार फिर आपका इस उर्दू अदब यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ और फिर हमारे लिए आपने खुशी के लम्हात मुहैया कर दिए। हम समीम क़ल्ब से, हमारी पूरी टीम आपकी शुक्रगुज़ार है। हम ममनून और मुतशक्किर हैं आपके। आपने इससे कबल भी बहुत बेहतरीन गुफ्तगू प्रेमचंद के हवाले से की। अब मैं ये चाहूँगा सर कि आप मंटो के हवाले से ज़रा सा हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। मंटो के फ़न के बारे में, मंटो किस तहरीक से वाबस्ता थे और उस तहरीक की राह में उन्होंने कितना अमल अंजाम दिया। क्या बाकायदा वो उसी से मुताल्लिक़ अफ़साने कहते रहे या कभी कभार उन्होंने उससे इन्हिराफ भी किया? इस सिलसिले से गुफ्तगू कीजिएगा। और इसके अलावा जो उनका एक शोहरे आफाक अफ़साना है तोबा टेक सिंह, उसके हवाले से भी हम चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन को अपने ख़यालात का इज़हार करें इस सिलसिले से भी। देखिए, इसमें शुबा नहीं है कि उर्दू अफसाने के जी मैदान में मंटो का नाम बहुत बड़ा है जी और फ़नी नुक्ते नज़र से मंटो ने बहुत अच्छे अफसाने लिखे हैं। प्लॉट की तश्कील बहुत जी कम लोगों ने ऐसी की है। जी इस वक्त मौका नहीं है, वरना जी उनके ऐसे अफसाने जिनको लोग कहते हैं कि समझ जी में नहीं आते, जी जी जैसे कि फुंदने वगैरह है, जी हाँ वो भी बहुत वाज़ेह अफसाने हैं। जी अगर उस पर कभी बात होगी जी तो बात होगी। इंशाअल्लाह। इस वक्त तो टोबा टेक सिंह पर चूंकि बात हो रही है, जी जी तो ये बात सही है कि पार्टीशन के बाद जो हालात थे, उसमें जब टोबा टेक सिंह लिखा गया तो उसने सबको चौंकाया और बहुत अहम अफसाना वो करार पाया। जी तो अब उसमें मसला ये है कि उसका मौजू क्या है। जी जी तो लोगों ने आम तौर से कहा पार्टीशन, जी जी तक़सीम हिंद। तक़सीम लेकिन तक़सीम हिंद कह देना, नाक़दीन का आमतौर से ये रवैया रहता है कि बहुत बड़ा दायरा बनाते हैं मौजू बताते वक्त कि इसकी मौजू गुर्बत है। ये जी गुर्बत तो है, गुर्बत में कौन सा पहलू है वाह ये नहीं देखते। इसमें तक़सीम हिंद तो है, लेकिन तक़सीम हिंद इसका मौजू नहीं है। तक़सीम हिंद के नतीजे में हिजरत के कर्ब को उन्होंने जाहिर किया है, नकले मकानी को जाहिर किया है। उसमें तो बहुत से मसाइल थे, वो तो नहीं बयान किए। जी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट लिया। जी अफसाना हमेशा एक नुक्ते पर लिखा जाता है, जी तो उसमें एक नुक्ता लिया, वो था कि तकसीम तो हो गई, यहाँ रहते वहां रहते, जो वहां थे वो वहां रहते, वो जहाँ रहते रहते, तो मुल्क बंटना था। लेकिन जो हिजरत का फैसला किया गया, नकल मकानी का फैसला किया गया कि यहाँ से वहां जाएंगे, वहां के यहाँ आएंगे, उस पर भरपूर तंज है ये अफसाना। अब इसमें देखिए उन्होंने किस तरह बुना है। जी एक तो पागल बनाया है, पागल खाना। जी अब जरा सा इशारा जाता है कि वो हमारे रहनुमा जी जी तो बिल्कुल ऐसे थे कि पागलों से ज्यादा बदतर थे। जी इसलिए कि पागल जाने से इनकार कर देता है, ओहो और वो जाने पे तैयार थे। जी जा रहे थे, गाड़ियां जा रही थी, मारे जा रहे थे, सब हो रहा था, लेकिन उस पागल खाने में पागल ने इनकार किया है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो ज्यादा दानिश्वर हुआ या वो ज्यादा दानिश्वर हुए? क्या बात। उसने फौरन रेसिस्ट किया, नहीं गया। अच्छा, अब उस कहानी का स्ट्रक्चर देखिए। पागल खाने में जो डायलॉग हैं, जो बातें हैं, उन सब में अपने वतन और अपनी मिट्टी से मोहब्बत का जिक्र है। वो उसकी बेटी थी, उसकी गाय थी, तो वो उससे गांव से अटैच था। गांव से लोग आया करते थे, वो पूछता था बेटी अंगल उंगल बढ़ के अब जवान हो गई है। एक तो ये इस्तलाही देखिए, उंगल उंगल बढ़ के जवान हो गई है, तो पागल यही कहेगा। उसके अलावा वो बेरब्त बात जो करता था,
जो जी डायलॉग है एक ऑफ द लालटेन ऑफ द आखिर में खत्म होता है, जी तो मतलब है बेमानी बेरब्त बात है उसकी, लेकिन उसके अमल से बहुत दानिशवरी तब टपकती है कि वाह उसने बिल्कुल इनकार किया है जाने से, वो नहीं जाएगा। अब उसका जो वो है वो इस तरह का दिखाया गया है कि वो पागल है और कभी वो सोया नहीं है। मतलब ये नहीं लिखा सोया नहीं है, लिखा है उसको सोते हुए नहीं देखा किसी ने, जी उसको लेटे हुए नहीं देखा किसी ने, वो खड़ा रहता है, जी उसको खड़े हुए देखा। अब कभी सोया होगा नहीं सोया होगा, इसमें मंटो ने बचा लिया दामन, वरना ये ऐतराज हो सकता था अफसाने पर कि ऐसा कैसे मुमकिन है जी कि आदमी खड़ा ही रहे। सोने की बात नहीं, खड़ा रहा हमेशा जी ही, कभी जी लेटे हुए नहीं देखा, ये तो मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने लिखा है कि वो खड़ा, उसे देखा नहीं खड़े हुए कभी, मतलब लेटे हुए देखा नहीं, जी तो वो खड़ा रहता है। तो उसके खड़े होने का कोई इशारा होगा, क्यों खड़े रहने का दिखाया है उसको, जी कोई ना कोई इशारा होगा। तो अब उस पर बाद में गौर करेंगे। एक पेड़ दिखाया है, दरख्त है वहां, उस पर एक आदमी चढ़ जाता है, एक पागल, वो ऐलान करता है कि मैं लीडर हूँ, फला मोहम्मद अली जिन्ना हूँ या ये हूँ, वो करता है। तो वो भी पेड़ पर चढ़ते हुए दिखाया है। वो हल्के हल्के इशारे कर रहे हैं, कि खड़े होने का भी इशारा कर रहे हैं कि वो खड़ा रहता है, और पेड़ का भी इशारा कर रहे हैं, दरख्त का है। अब आखिर में ये फैसला होता है, लीडरान ने ये फैसला किया जो इसको मंजूर नहीं है, कि वहां के पागलों को भी अब शिफ्ट किया जाए, जो कि अब वो तो बेजरर हैं, लेकिन उनको भी जो हिंदू और सिख हैं उनको हिंदुस्तान भेजा जाए, और जो वहां के पागल हैं उनका, तो ये वो नकल मकानी और दूसरा शिफ्ट होना शुरू हुआ। इसने रेसिस्ट किया और ये नो मैंस लैंड पर खड़ा हो गया जाके रात में। अब नो मैंस लैंड का मतलब ये है कि वो जगह जो ना हिंदुस्तान की है ना पाकिस्तान की है, बीच में खड़ा है। तो इसने दोनों से इनकार कर दिया जी और रात भर खड़ा रहता है। बेजरर था, मारता पीटता किसी को नहीं था, तो पुलिस वालों ने भी छोड़ दिया उसको। और वो फिर ऐसे गिरता है कि उसके तार के उधर उसका जिस्म है, इधर ये पड़ा हुआ है, उधर हिंदुस्तान है, इधर पाकिस्तान है, और बीच पे जिस जमीन का कोई नाम नहीं है उस पे वो मर जाता है, पड़ के औंधे मुंह जाके गिरता है। अब इन सारे अमल में देखिए, दरख्त जो है बुनियादी इस्तिआरा बनता है इसका। दरख्त वहां भी दिखाया है, इसको भी खड़े हुए देखा, और जिस तरह गिरता है ऐसे पेड़ ही गिरता है, खड़े 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 खड़े, इस तरह वो गिरता है आंधी में। तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि इंसान तो दरख्त की मानिंद है, उसकी जमीन में बहुत गहरी जड़ें होती हैं, और अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो तनावर दरख्त अगर वो हो गया है, जवानी यहाँ गुजारी है, तो वो वहां पर नप नहीं पाएगा। तो जो आप ये नकले मकानी कर रहे हैं, तो वहां से जो लोग आएंगे वो यहाँ परेशान रहेंगे, यहाँ से जो लोग वहां जाएंगे वो परेशान रहेंगे, इसलिए कि वो अपने उस अहद में जा रहे हैं, उस उम्र में जा रहे हैं कि उसके बाद से उनका बदलना मुमकिन नहीं, दूसरी जमीन को एक्सेप्ट करना मुश्किल है। तो हमेशा तनावर दरख्त जो है उसको कभी आप पूरा उखाड़ के दूसरी जगह नहीं लगा सकते। पौधा तो लग जाता है छोटा उसको, और आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ से उन लोगों को उखाड़ के वहां भेज रहे हैं, वहां से है तो क्या होगा आगे। तो ये एक तरह से फोरकास्टिंग वाली कहानी बन गई है, आगे क्या होने वाला है। अब तक कहानी कौन सी होती थी, जो कुछ हुआ है वो बयान हो रहा है, इसमें उन्होंने इशारा कर दिया है कि नहीं वो एक्सेप्ट नहीं करेगा जमीन, वो वहीं मरेगा। तो वो ये फैसले सही नहीं है, आगे क्या होने वाला है इसको भी उन्होंने जाहिर कर दिया है। अब एक छोटा सा अफसानचा काफका का है, वो मुझे याद आता है बार बार। उन्होंने लिखा 4 लाइन का है, हम सब बर्फ में लगे हुए दरख्तों की मानिंद है कि हवा का एक झोंका आएगा और हमें उखाड़ फेंकेगा। लेकिन आगे लिखते हैं कि लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक व्यवस्थित है। तो पेड़ों की दरख्त बर्फ में जरूर लगे हैं, लेकिन बहुत गहराई। लेकिन आखिरी जुमला ये है जो बहुत दर्दनाक है, कि जब वो ये लिख देते हैं कि हम सब दरख्त बर्फ में लगे हुए दरख्तों की मानिंद हैं कि हवा का एक झोंका आएगा और उखाड़ फेंकेगा। अगला जुमला, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक व्यवस्थित है। फिर आगे लिखते हैं, लेकिन ये भी तो महज एक भ्रम ही है। कहाँ है जड़ें, आखिर गए नहीं गए यहाँ से वहां और वहां से वहां मंटो के अफसाने में लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो जड़ें हैं जरूर, महसूस करते हैं, लेकिन अलमिया ये है कि जड़ें हमारी नहीं है, ये किस्मत तकदीर बन गई है हिजरत। तो और इसके असरात जो है वो मंटो एक्सेप्ट नहीं करता, वो होता है। मंटो की लैंग्वेज भी एक जगह ऐसी दिखाई है, वो उनकी तख्लीक की हुई है कि जो एक पागल बोलता है वो बेमानी लफ्ज है, उसमें एक आध लफ्ज ऑफ द लालटेन ऑफ द ये सब आ जाता है, लेकिन वो बेमानी।
तो अब वो बेमानवियत जो है वो उनकी तकरीरों की तरफ भी इशारा करती है। जी जी जो लोग बातें कर रहे थे, जो कर रहे थे, तो इस तरह से मंटो ने जो लिखा उसमें कई तहें हैं और कई तहों के बाद उसके माने निकलते हैं। और इस अफसाने में तो एक तरह से पेशेंगोई है कि आगे इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। और ये वहाँ पे यहाँ पे आज तक शरणार्थी है, वहाँ पे आज तक महाजरीन को मारा जा रहा है, तो कहाँ पे एक्सेप्ट किया। तो वो जिस अफसाने निगार का जहन ऐसा हो कि आगे 50 साल बाद जो होने वाला है उसका इशारा आ जाए उसके अफसाने में, तो उसको अजीम अफसाना निगार मानेंगे या नहीं? बेशक बेशक बेशक। सर बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा कि मोहतरम प्रोफेसर तारिक छतारी साहब ने टोबा टैक्सिंग के हवाले से कितनी बेहतरीन गुफ्तगू की। एक सवाल सर मेरे जहन में ये बनता है कि टोबा टैक्सिंग तो एक मकाम का, एक जगह का नाम है, और मैं समझता हूँ कि इस किरदार को जिसका आपने अभी यहाँ पर जिक्र किया टोबा टैक्सिंग के हवाले से, इसका नाम तो शायद कुछ और था, लेकिन इसको टोबा टैक्सिंग बना दिया। इसका नहीं, किरदार ही का नाम टोबा टैक्सिंग रख दिया है। तो ज़रा सा हमारे नाजरीन के लिए इस सिलसिले से गुफ्तगू फरमाएं कि ये इसमें क्या नुक्ता है मंटो का। देखिए, ये क्या चाहते हैं? ये बात मेरे जहन से उस वक्त बयान करने में रह गई थी कि ज़मीन से मोहब्बत के तमाम सबूत उन्होंने फराहम किए, जैसे मैंने कहा दरख्त का ये, लेकिन सबसे बड़ा सबूत तो यही था कि उसका नाम बिशन सिंह है। और मंटो ने पूरे अफसाने में बिशन सिंह सिर्फ बता दिया, लेकिन टोबा टैक्सिंग उसका नाम लिया, यानी उसका नाम ही पड़ गया, वो उसके गांव का नाम था। तो अपनी मिट्टी से जो लगाव है, यहाँ भी वही साबित होता है कि जो मिट्टी को आप छोड़ के जाने को कह रहे हैं, वो हर चीज़ पूछ रहा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का क्या है, और उसका नाम ही टोबा टैक्सिंग, उन्वान भी टोबा टैक्सिंग रखा, और उस किरदार का जिसका नाम बिशन सिंह था उसको भी टोबा टैक्सिंग के ही नाम से पूरे अफसाने में मुखातिब किया है मंटो ने। तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि उनका मौजू यही है कि ज़मीन में पेवस्त हैं उनकी जड़ें, उसकी रूह, उसका दिल, सब कुछ उस ज़मीन से जुड़ा हुआ है। उसको आप इस तरह से उखाड़ के दूसरी जगह ले जाएंगे तो कितने कर्ब से गुजरेगा वो पागल भी। ये दिखाया है आम आदमी पे क्या, पागल आदमी भी रिएक्ट कर रहा है। जी। तो ये तो वही मोहब्बत की उसकी कहानी है, ज़मीन से मोहब्बत की लगाव की कहानी। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने समाअत किया प्रोफेसर तारिक छतारी साहब की बेहतरीन गुफ्तगू को मंटो के फ़न के हवाले से, और ख़ास तौर से उनकी मशहूर अफसाने टोबा टैक्सिंग के हवाले से। मैं समझता हूँ कि आपने इस गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया होगा कि मंटो के फ़न में कितनी गहराई है, कितनी गहराई है। मैं आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ अपनी टीम की जानिब से कि आप हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं, उन्हें लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। मैं समझता हूँ ये भी उर्दू अदब की एक खिदमत है कि आप उर्दू की गुफ्तगू को दूसरों तक पहुँचाते हैं, उर्दू के प्रोग्राम्स को दूसरों तक पहुँचाते हैं। इस बार भी आपसे गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम पर आप अपने कमेंट्स करें, इसे लाइक करें, और जहाँ जहाँ उर्दू के चाहने वाले आप के सामने हैं, आपके रूबरू हैं या आपकी रसाई है, उन तक इस प्रोग्राम को ज़रूर पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी किसी बड़ी शख्सियत के साथ। फिल वक्त इजाज़त, आदाब।